Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 6 Judiciary. So हम अब तक इस सेशन में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जुडिशरी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस हो गया, हमारे यहाँ क्या स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, और हमने कुछ जुडिक्शंस के बारे में पढ़ लिया. अब आता है मेन कंसेप्ट अबाउट द जुडिशियल एक्टिविज्म. ये हम इस सेशन में पढ़ेंगे. देखिए, आज की डेट में जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि विद द टाइम ये इंक्रीज होता जा रहा है. इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे होता क्या है. नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जुडिशरी एंड राइट्स एंड जुडिशरी एंड पार्लियामेंट पढ़ के. ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. हम पीआईएल से स्टार्ट करेंगे. पीआईएल के पहले भी चलिए हम पीआईएल को पढ़ने से पहले एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं. ये क्या होता है. इसमें जुडिशरी को ये एक पावर मिल जाती है, ये जुडिशरी को एम्पावर करता है कि वो जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन और ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, उसकी जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करें, है ना. यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को मिस्टेक्स करने से रोके या फिर इनजस्टिस करने से रोके. तो ये फेमस हुआ, बहुत से फेमस केस आपने सुने होंगे. गोरखनाथ केस इन 1976. का केस था. फिर उसके बाद सबसे फेमस केस अबाउट द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन द टर्म्स ऑफ यू कैन से फंडामेंटल राइट्स, है ना. केशवानंद भारती केस के किस हद तक जो है एग्जीक्यूटिव्स लॉ बना सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस, है ना. ये केस आया था 1973 में. मेन का गांधी केस का आया था 1973 में. तो इस तरह के केसेस ने ये जो एग्जाम्पल्स है जुडिशियल एक्टिविज्म के, और ये सारी चीज़ें बढ़ा दी. अब हमने बेसिक डेफिनेशन जान ली. अब हम समझते हैं कैसे कैसी चीज़ें इवॉल्व हुई. देखो, हम पीआईएल के बारे में पहले पढ़ेंगे. तो जो एक मेन चीफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे यहाँ देश में फ्लरिश हुआ, वो हुआ पीआईएल से, जो कि होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. ओके, सो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आपके खिलाफ अगर आपके किसी ने राइट इन्फ्रिंज किया, या फिर आपको किसी ने चोरी कर ली, या फिर नॉर्मल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे आप एक इंडिविजुअल हो, आप क्या करोगे, आप कोर्ट के पास जाओगे. यू आर एन एग्रीव्ड पर्सन, यू विल गो पर्सनली टू द कोर्ट. आप क्या बोलोगे कोर्ट से कि मेरा राइट वॉलेट हुआ है, और आप बोलोगे ये भाई ये इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट्स में. तो कोर्ट क्या करेगा, बेसिकली कोर्ट का काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना. अब डिस्प्यूट रिजॉल्व किसके बेसिस पे करेगा, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे करेगा. ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में. रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा. ये काम है जुडिशरी का, जजेस का, या फिर कोर्ट्स का. ये जो कंसेप्ट है थोड़ा चेंज इसमें आया, आपको देखने मिला 1979 के बाद से, जब कोर्ट्स ने ये ट्रेंड शुरू किया कि वो जो केसेस हैं दूसरों के सुन सकते हैं. जैसे कि आपके फ्रेंड के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, तो आपने उसके बिहाफ में जो है केस फाइल किया, है ना. तो इस तरह के जब केसेस सुनना स्टार्ट हुए, वहीं से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की चीज़ें स्टार्ट हुई. ऐसे केसेस होते हैं वो यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट पे रेज किए जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं केसेस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है. जैसे कि आपको लगता है कि इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज अगर हमारे देश में आई तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपने एक लिटिगेशन फाइल कर दी. इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी तरह का केस फाइल कर रहे हो, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म भी स्टार्ट हुआ. तो इसी वक्त पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आप से कुछ केसेस लेने स्टार्ट कर लिए. जैसे कि इट टुक द केसेस ऑफ अबाउट द राइट ऑफ प्रिजनर्स. ये चीज़ें स्टार्ट हुई. अगर आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर याद होगा हमारे 11th एनसीईआरटी का, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था. एक एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, उस एग्जाम्पल में बोला गया था कि राइट ऑफ प्रिजनर्स की एक वो व्यक्ति था, उसका केस कई सालों तक सुना नहीं गया, और उसने अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में काट दी. बट जब उसको रिलीज़ हुआ तब उसकी जो एक्चुअल सज़ा थी वो उससे भी कम थी. तो बट यहाँ से भी वही चीज़ स्टार्ट हुई है.
इसने किस चीज़ के लिए गेट्स ओपन कर दिए फॉर लार्ज नंबर ऑफ द केसेस जो कि पब्लिकली स्पिरिटेड सिटीजन्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस चाह रहे थे कि जो उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन हो, जिससे कुछ पर्टिकुलर राइट्स हों, जिससे कंडीशंस लोगों की थोड़ी सुधरें या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट पे मेजर इश्यूज़ को ये लोग चाहते थे कि उनको सुना जाए। तभी से PIL एक इम्पॉर्टेंट व्हीकल देखा गया एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म का। ना जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करें, बेसिक क्या होता है, जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि वो केसेस देखेगा जो उसके सामने लेकर आए जाएंगे, है ना। और अब यहाँ से जुडिशरी ने क्या करना स्टार्ट किया, जुडिशरी ने देखना स्टार्ट किया, जैसे कि न्यूज़पेपर में आते हैं ना एडिटोरियल्स कि गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रहा है, इस तरह से हमारे यहाँ एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो जुडिशरी ने जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती थी और पोस्टल कंप्लेंट्स होती थी, उसके बेसिस पे क्या करना स्टार्ट किया, उसके बेसिस पे केसेस लेना स्टार्ट कर दिया। एंड देयरफॉर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है पॉपुलर होना स्टार्ट किया, क्योंकि जुडिशरी ने एक एक्टिविज्म वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। एक्टिविज्म क्या होता है, एक्टिविज्म कौन करते हैं, एक्टिविज्म ही तो लोग करते हैं ना, आर्टिकल्स लिख के, थ्रू न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड सो ऑन। तो अब इनके बेसिस पे जुडिशरी केसेस लेने लगेगा, उसी को बोलने लगे जुडिशियल एक्टिविज्म। इस इमेज में देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, है ना। तो इस तरह से कोर्ट अपनी तरफ से जो है केसेस लेने लगा। सो PIL के अंदर कोर्ट ने ना राइट्स का जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि कोर्ट बोलने लगा कि क्लीन एयर हो गया, प्रॉपर लिविंग कंडीशंस हो गई, अनपोल्यूटेड वाटर हो गया, डिसेंट लिविंग कंडीशंस हो गई, ये सब हमारे इंटायर सोसाइटी, सारी सोसाइटी के बेसिक राइट्स हैं। तो कोर्ट्स को लगा कि बाय कोर्ट्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो जस्टिस ले सकते हैं, अपनी राइट्स अगर उनकी वॉलेटेड हो रही हैं तो वो कोर्ट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म 1980s के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और इसमें आपको बहुत से केसेस जो हैं कोर्ट्स ने लिए, और इसके अंदर थोड़ा इजी बना दिया कोर्ट्स को कि कोर्ट ऐसे केसेस ले पाएगा और जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो। सो इस पर्पस के लिए जुडिशरी ने पब्लिकली स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, लॉयर को अलाउ किया कि वो फाइल कर सकते हैं पिटिशंस नीडी के बिहाफ में या फिर डिप्राइव्ड के बिहाफ में। ओके, यानी कि अगर किसी एक्टिविस्ट को लग रहा है कि भाई ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ABC विच इज़ डिप्राइव्ड, तो इसके खिलाफ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ पे क्या करेगा, PIL फाइल कर देगा, है ना। तो इस तरह से कोर्ट केसेस लेने लगे। फिर 1979 में क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने लगी न्यूज़ अबाउट द अंडर ट्रायल्स। तो गाइज यही होता है जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल एंड ऑल। देखो यहाँ पे कुछ सम आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अर्ली PILs, कुछ शुरुआती PILs के एग्जाम्पल देख लीजिए। 1979 में न्यूज़पेपर्स में कुछ रिपोर्ट्स आने लगी अबाउट द अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स यानी कि जब इंसान ट्रायल्स के अंदर रहता है उस वक्त उसके साथ क्या बिहेव किया जा रहा है। सो बहुत से प्रिजनर्स थे बिहार के जो जिन्होंने कई साल जेल में गुजार दिए, इवन इतने ज़्यादा साल गुजार दिए, मतलब उनकी पनिशमेंट भी उतनी नहीं होगी जितनी ज़्यादा उन्होंने ऑलरेडी साल गुजार दिए, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। यही चीज़ देखी गई, फिर इनके खिलाफ पिटिशन फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना, और इसको सबसे फेमस वन ऑफ द अर्ली पिटिशन बोला जाता है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। फिर उसके बाद 1980s में क्या हुआ, एक प्रिजनर था तिहाड़ जेल का, उसने कैसे न कैसे मैनेज किया जस्टिस कृष्णा अय्यर को लिखने का, ठीक है। ही रोट सम पेपर, सम नोट एंड ही नरेटेड कि उसके खिलाफ उसके अंदर जेल में उसके खिलाफ किस तरह से फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। सो इस तरह से जज ने उसको एज अ पिटिशन कन्वर्ट किया, और फिर लेटर ऑन उसके बाद ऑल्दो लेटर्स जो थे ऐसे केसेस में बंद कर दिए गए, बट इस केस को बोला जाता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट, और ये भी बहुत ही फेमस कोर्ट था, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द PILs इन इंडिया। देखिए इसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म चलता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ सो मैनी फोल्ड्स एंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे, एक एक करके समझते हैं। पहला, इसने एक जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश का, उसको एक्सेस दिया है, जुडिशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया है, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं कोर्ट्स पे जा सकते, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल कैन ऑल्सो गो फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये चेक करते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रहे। सपोज एग्जीक्यूटिव्स ने कुछ एक ऐसा लॉ लेकर आया जिसकी वजह से किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लॉस हो रहा है या फिर उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है,
सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख लेगा अंडर हिज सेल्फ पिटिशंस। तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। ऑल्सो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। आपने देखा इन द पास्ट ईयर्स कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे कि इलेक्शन सिस्टम्स में भी आपको चीज़ें देखने मिल जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशंस देखने मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट किसी कैंडिडेट से बोल सकता है कि अपने एफिडेविट के तहत कि अपने एसेट्स दिखाओ, इनकम के सोर्सेज दिखाओ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाओ। ये क्यों मांग रहा है कोर्ट ये सब चीज़ें? क्योंकि हमने, आपके मन में सवाल तो आया होगा, जब हमने इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था राइट टू कंटेस्ट। राइट टू कंटेस्ट पढ़ा था ना। राइट टू कंटेस्ट में ये पढ़ा था कि जो राइट हमारे वोटर्स को देने के लिए हैं, वही सेम राइट्स हमारे कंटेस्ट करने के लिए, यानी कि आपको इनकम के बेसिस पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, सेक्स, जेंडर, किसी भी चीज़ के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा। यू कैन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एनी ऑफ योर कैरेक्टर, यू कैन डू वॉट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द, और यू कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शंस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज़ें क्यों मांग रहा है? ये इसलिए मांग रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं तो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंसी रहे कि भाई उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहे, एक्यूरेट नॉलेज रहे कि हम किस व्यक्ति को वोट कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से। ठीक है। उसके बाद PILs का कुछ नेगेटिव साइड्स भी देखने मिलेगा, कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या, जुडिशरी थोड़ा प्रोएक्टिव होना स्टार्ट हो गई। पहली बात क्या हुई कि ओवरबर्डन हो गए यहाँ पे PILs, कोर्ट के सामने केसेस, क्योंकि अब जिसका मन आता है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे लिटिगेशंस भरता रहता है। दूसरी बात, जुडिशियल एक्टिविज्म ने कुछ लाइंस ब्लर कर दी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की, ऑल्सो जुडिशरी ऑन द अदर हैंड। हमने देखा हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेंगे, जुडिशरी डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। इतना ही काम था। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी अब क्या करने लगा, जुडिशरी इंटरवीन करने लगा इन द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करता है कि भाई ये लॉ आपने ऐसे क्यों निकाला। इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग ऑन साउंड पोल्यूशन, कुछ ऐसे लॉज भी थे जैसे कि रिड्यूसिंग ऑन साउंड पोल्यूशंस, इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑन द करप्शन, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चीज़ें लेकर आना सामने। तो ये जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है। जुडिशरी की ड्यूटी वो है जो भी केसेस उनके सामने आए डिस्प्यूट रिजॉल्व करना और ये सारी चीज़ें करना। लेकिन ये सारे काम किसके हैं यार? ये सारे काम के एयर पोल्यूशन ठीक हो, चीज़ें अच्छे से चलें, दीज आर द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, और यू कैन से टू सम एक्सटेंट दिस इज़ द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बट यहाँ पे काम एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइसेस और हैंडल करने की चीज़ें कौन कर रहा है, सुपरवाइज कौन कर रहा है, ये कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो दिस हैज़ ब्लोड द लाइन, दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज बीन इन द कंट्रोवर्सी। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। सो गाइज, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुडिशरी एंड द राइट्स, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। सो thank you so much for listening. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also, download Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।